4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात जनरल साइंस सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खसूसियात। इस सबक को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल और जवाब हल करवाए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अपलोड किए हुए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कम्युनिटी बॉक्स में हर रोज़ जमात के हिसाब से लिंक दी जाएगी, आप वहां से उन्हें एक साथ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खसूसियत। इसमें हमें हवा, पानी और मिट्टी, इन 3 कुदरती वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करनी है। सबसे पहले हम हवा की खसूसियत देखेंगे और उसकी जांच के लिए कुछ तजुर्बात सीखेंगे जो आपको घर पर अंजाम देने हैं। उसके बाद हम पानी की खसूसियात देखेंगे और उसके बाद हम मिट्टी की खसूसियात। तो इस तरीके से इन तीनों नुकात पर यह सबक मुश्तमिल है, तो इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। हवा की खसूसियत। हमारे अतराफ हवा मौजूद होने के बावजूद वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए हवा अंदर दाखिल होती है। मुंह के साथ हाथ रखकर फूके तो हमें हवा का लम्स महसूस होता है, यानी हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो महसूस की जा सकती है। जैसे अगर आपको गर्मी हो, आप पंखा चालू करते हैं तो आपको हवा लगती है, तो यही हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। झाड़ू की एक सिलाई या कोल्ड ड्रिंक पीने की नलकी लीजिए, स्ट्रॉ या सिलाई के बीचों बीच धागा बांधकर इस तरह लटकाइए कि वो मुकम्मल तौर पर उफ़क़ी सतह पर रहे। अब ये तजुर्बा आपको खुद करना है और अपने असातिज़ा को इसका वीडियो बनाकर भेजिए कि हमने आज ये वीडियो देखा और ये तजुर्बा किया। बहुत आसान तजुर्बात है, आपको गुब्बारे, नली, हर चीज़ इसमें इस तजुर्बे की घर पर आपको मिल जाएगी। सिलाई के दोनों सिरों पर यकसा जसामत के 2 रबर के गुब्बारे बांधिए। एक गुब्बारा निकालिए, इसमें हवा भरकर सिलाई पर पहले मुकाम पर बांधिए। क्या सिलाई अब उफ़क़ी सतह पर कायम रहती है? हवा भरा गुब्बारा सिलाई के जिस सिरे पर बांधा गया वो सिरा नीचे झुकता नजर आता है, यानी हवा में वजन पाया जाता है। हवा गैसों का आमेज़ा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह ही हवा में हजम और वजन पाया जाता है। आप जब ये वीडियो देखें तो पेंसिल साथ में ले, जहाँ पर अहम कोई नुक्ता आएगा, कोई तारीफ आएगी या कोई वजाहत होगी, हम बताएंगे, आप उसे अंडरलाइन कर ले, वही पूरे सबक का निचोड़ होगा। यहाँ आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि हवा गैसों का आमेज़ा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह हवा में भी हजम और वजन पाया जाता है। ये हो गई हवा की एक खसूसियत। एक बगैर सुई की इंजेक्शन की सिरिंज लीजिए, इसका पंप खींचिए और इसका मुशाहिदा कीजिए। ये भी तजुर्बा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ये तजुर्बा कीजिए, इसकी वीडियो बनाकर अपने असातिज़ा को सेंड कीजिए। पंप आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। बाहर आने पर पंप छोड़ने के बाद भी इसी हालत में रहता है। अब सिरिंज का सुराख अंगूठे की मदद से बंद कीजिए और पंप को बाहर खींचिए और फिर छोड़िए। पंप बाहर खींचने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है या कम, और हाथ छोड़ने पर क्या पंप इसी हालत में रहता है? देखते हैं इसकी वजूहात। हवा में मौजूद गैसों के सालेमात मुसलसिल हरकत करते रहते हैं। ये सालेमात जब किसी शय से टकराते हैं तो इस शय पर दबाव डालते हैं। हवा के इसी दबाव को हम फिजाई दबाव कहते हैं। सिरिंज के सुराख को बंद करके पंप को खींचने पर सिरिंज में मौजूद हवा को ज़्यादा जगह मिलती है और वो फैलती है, इसीलिए सिरिंज में हवा का दबाव कम हो जाता है। बाहर का दबाव इसकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर खींचा हुआ पंप छोड़ते ही वो अंदर चला जाता है। सिरिंज को खड़ी, आड़ी, तिरछी किसी भी हालत में पकड़कर इस तजुर्बे को दोहराएं तो हर मर्तबा पंप उतना ही अंदर जाता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि फिजाई दबाव हर सिमत में मसावी होता है। क्या आप जानते हैं आम हालात में सतह समंदर पर फिजाई दबाव तकरीबन 1400 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर होता है। बात पैमा के जरिए से नापा जाता है। जैसे जैसे सतह समंदर से बुलंदी पर जाएंगे फिजाई दबाव कम होता चला जाएगा। ऐसा हुआ है 1733 में डेनियल बर्नौली नामी स्वीडिश साइंसदान ने यह अहम नज़रिया पेश किया कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर इसका दबाव कम होता है। इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम होती है तो दबाव बढ़ता है। कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो इस शय की हरकत की उमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है, तब अतराफ की हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। ये उसूल जो है डेनियल बर्नौली नामी स्वीडिश साइंसदान ने पेश किया है नज़रिया। और अब आपको करना क्या है, डेनियल बर्नौली की तस्वीर इंटरनेट से हासिल करना है और यहाँ पर जो सफ़ेद बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पर आपको उसे चिपका करना है, चिपकाना है।
अब एक तजुर्बा लीजिए। प्लास्टिक के एक कप में पानी लेकर इसमें स्ट्रॉ खड़ा पकड़िए। दूसरा स्ट्रॉ का छोटा टुकड़ा पहले स्ट्रॉ के ऊपरी सिरे के करीब जाविया कायमा में पकड़िए। छोटे टुकड़े से कुव्वत से फूंकिए। आपको पानी का फव्वारा उड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रॉ से फूंकने पर इसके सामने की हवा दूर ढकेली जाती है और इसी वजह से इस जगह की हवा का दबाव कम हो जाता है। स्ट्रॉ के ऊपर के हिस्से के करीब की हवा का दबाव फिजाई दबाव की बनिस्बत कम हो जाने से कप का पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव यानी ऊपर की सिमत ढकेला जाता है। पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर आता है। जितनी कुव्वत से फूंक मारेंगे फव्वारा इतना ही ऊंचा उड़ेगा। स्ट्रॉ का ये फव्वारा प्रणाली के नजरिए के मुताबिक ही काम करता है। यानी हमने जो प्रणाली का नजरिया देखा था ये उसी के मुताबिक काम करता है। आपको भी ये तजुर्बा करना है और फिर अपने उस्ताद को कम से कम इसकी फोटो तो आपको भेजनी होगी। जब दो मकामात की हवा के दबाव में फ़र्क होता है तो ज़्यादा दबाव के मकाम से हवा कम दबाव के मकाम की जानिब बहती है। ऐसे वक्त में हमें हवा चलती हुई महसूस होती है, यानी हवा के दबाव में फ़र्क के नतीजे में हवा चलती है। इस ताल्लुक़ से आप जोग्राफिया के सबक हवाएं में मज़ीद मालूम हासिल कर सकेंगे। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब ये सबक अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक ग्लास लेकर इसमें 3/4 हिस्सा बर्फ के टुकड़ों से भर दीजिए। अब मुशाहिदा कीजिए कि ग्लास की बैरूनी सतह पर पानी कहाँ से आता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये तजुर्बा भी बहुत ही आसान है। आप इसे गौर से सुनिए और हर कोई ये तजुर्बा घर में कर सकता है। आप इसे करिए, इसकी वीडियो बनाइए, इसकी फ़ोटो बनाकर अपने उस्ताद को ज़रूर भेजिए। और याद रखिए, आप जितना ज़्यादा तजुर्बात के ज़रिए साइंस सीखेंगे आपको उतनी ही जल्दी उसमें दिलचस्पी भी आएगी और वो समझ में भी आएगा। ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालने पर ग्लास के अतराफ हवा सर्द हो जाती है। हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होते ही मखसूस दर्जे हरारत पर तकसीफ पाते हैं और पानी में तब्दील होते हैं। ये पानी ग्लास की बैरूनी सतह पर जमा होता है। तकसीफ यानी कि हवा में मौजूद बुखारात का पानी में तब्दील होना, उसे तकसीफ कहेंगे। तकसीफ ये अमल तबखीर का उलट है। तबखीर में पानी गैस बनता है और तकसीफ में गैस के ज़र्रात जो है पानी में माए में तब्दील होते हैं। हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। इसी तरह दिन भर के औक़ात में भी हवा में रुतूबत का तनासुब बदलता रहता है। रुतूबत यानी कि नमी। हवा में रुतूबत का तनासुब इसके आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है। रात या सुबह में जब हवा का दर्जे हरारत कम होता है तब इसमें आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत कम होती है। ऐसे वक्त में हवा में मौजूद ज़ायद आबी बुखारात पानी के ख़तरों में तब्दील होते हैं। इसी को शबनम कहते हैं। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि शबनम किसे कहते हैं या शबनम कैसे तैयार होती है, तो पूरा ये जवाब आपको समझ में आ जाएगा। दोपहर में जब हवा का दर्जे हरारत बढ़ा हुआ होता है तब हवा की आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत भी बढ़ती है। हवा की सलाहियत की बनिस्बत हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। ऐसे वक्त हमें हवा खुश्क महसूस होती है। बारिश के दिनों में समंदर के किनारे जब हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है तो हवा हमें मरतूब महसूस होती है। मरतूब यानी कि नमी वाली हवा जिसमें रुतूबत ज़्यादा हो, उसे मरतूब कहते हैं। अब देखेंगे हम एक तजुर्बा। पानी से भरे हुए एक चौड़े बर्तन में खाली बोतल जिसको कार्क लगा हुआ ना हो यानी ढक्कन ना हो, उसे उल्टी करके पानी में तिरछी पकड़िए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारे में हवा भरते ही इसमें क्या तब्दीली होती है? दर्जे बाला मुख्तलिफ आमाल के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि जगह घेरना, मखसूस जसामत और वज़न और कमियत का पाया जाना हवा की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। आप ये जुमला भी पूरा अंडरलाइन कर सकते हैं कि दर्जा बाला मुख्तलिफ आमाल के ज़रिए, यानी हमने अभी तक जितने भी तजुर्बात देखे हैं उनके ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि जगह घेरना सबसे पहली खुसूसियत, हवा जगह रखती है, जगह घेरती है। मखसूस जसामत यानी हवा की कोई एक मखसूस जसामत होती है जिसमें भी वो रहेगी। जैसे गुब्बारे में हवा रहेगी तो वो उसकी जसामत इख्तियार कर लेगी। उसका एक मखसूस वज़न होता है और उसमें कमियत पाई जाती है। ये है हवा की मुख्तलिफ खुसूसियत। हवा चंद गैसों, गर्द, धुएं और आबी बुखारात के बेहद महीन ज़र्रात का मुतजानिस है, आमेज़ा है। जब रोशनी की शुआएं इन बेहद महीन ज़र्रात पर पड़ती हैं तो ज़र्रात रोशनी को तमाम सिमतों में फैला देते हैं। इसी कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रोशनी का इंतशार, इसके लिए एक अलग से तजुर्बे की वीडियो भी अपलोड की जाने वाली है। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के अपलोड होते ही आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन हासिल हो जाएगी। दर्जे हरारत पर काबू, टेम्परेचर कंट्रोल।
ज़मीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है। ज़मीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटाती है। ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत का कुछ हिस्सा जज्ब करके हवा के दीगर अज्जा तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह खदरे गर्म रहती है, जो ज़मीन पर पाई जाने वाली जानदारों की दुनिया के लिए मुवाफिक होती है। ज़मीन पर अगर हवा ना हो तो ज़मीन की सतह का औसत दर्जे हरारत बेहद कम हो गया होता। यानी कि हवा जो है ज़मीन का दर्जे हरारत काबू में रखने पर भी मदद करती है। आवाज़ की इशारत, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाज़ें गर्दोपेश की हवा से हम तक पहुंचती है। दर्जे हरारत में तब्दीली से हवा की कसाफत भी बदलती है। सर्दी में हवा की कसाफत बढ़ती है। सर्दी में सुबह दूर से आने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इससे मालूम होता है कि आवाज़ की इशारत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम करती है। इस जुमले को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि आवाज़ की इशारत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम करती है। यहाँ हमने कुदरती वसाइल हवा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली। आइए अब देखते हैं दूसरी कुदरती वसाइल, पानी की खुसूसियत, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहले आप शक्लों का मुशाहिदा कर लीजिए। यहाँ पर एक गुब्बारा दिखाया गया है जिसमें से पानी निकल रहा है। कुछ एक टाकी है, टाकी में से पानी निकल रहा है और मुख्तलिफ किस्म के बर्तन रखे हुए हैं, उन तमाम को पानी से भरा गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट इसे लेंगे ताकि आपका पूरा सबक एक ही वीडियो में मुकम्मल हो और आपको दूसरे पार्ट में डायरेक्ट सवाल जवाब हल करने में आसानी हो। आम दर्जे हरारत पर पानी माय हालत में पाया जाता है। पानी एक बहने वाली शय है। पानी को अपनी कोई शक्ल नहीं लेकिन हजम है। हजम यानी वजन है उसका। बारीक से बारीक तरीन सुराख से ये भी रिश्ता है। तेल लगी हुई रिकाबी में अगर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो पानी रिकाबी पर ना फैलकर इससे बेशुमार छोटे छोटे गोल खतरे तैयार होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल में आधे से ज़्यादा पानी लीजिए। बोतल पर पानी की सतह से निशान लगाइए। ये बोतल बर्फ़ तैयार करने के लिए फ्रीज़र में खड़ी कीजिए। कुछ घंटों बाद फ्रीज़र खोल कर देखें। आप देखेंगे कि पानी बर्फ़ में तब्दील हो गया। बर्फ़ की सतह नोट कीजिए। वो पानी की सतह के निशान की बनिस्बत बड़ी हुई नज़र आएगी। इससे आप क्या समझते हैं? पानी बर्फ़ में तब्दील होते वक्त उसके हजम में इजाफा होता है। बर्फ़ बनने के बाद पानी के हजम में कितना इजाफा हुआ, किस तनासुब में, ये आपको देखना है। ये तजुर्बा भी आपको करना है। एक बाल्टी लीजिए, इसमें पानी भरिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालिए। पानी में कौन सी चीज़ डूबती है और कौन सी तैरती है, इनकी फहरिस्त बनाइए। ये तो बहुत आसान तजुर्बा है, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और इसकी फ़ोटो खींचकर अपने उस्ताद को ज़रूर भेजिए। एक ग्लास लेकर इसमें थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालकर मुशाहिदा कीजिए। बर्फ़ पानी पर तैरता हुआ क्यों नज़र आता है? बर्फ़ पानी की बनिस्बत हल्का होता है। जब पानी मुंजमद होकर ठोस बर्फ़ में तब्दील होता है तब अपनी असली हालत यानी माय हालत से हल्का होता है। पानी के मुंजमद होने के दौरान उसका हजम बढ़ता है और बर्फ़ की कसाफत कम होती है, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। आपको ये पूरा जुमला पूरे लाइन अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि ये आपको वजह में आ सकते हैं कि बर्फ़ के टुकड़े पानी पर क्यों तैरते हैं। आपको ये सवाल बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपने ये तमाम जुमले गौर से सुने हैं और उसे समझा है तो ये जवाब आप बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं और हमेशा के लिए लिख भी सकते हैं कि बर्फ़ पानी की बनिस्बत हल्का होता है और जब पानी मुंजमद होकर बर्फ़ की शक्ल में तब्दील होता है तो वो माए से हल्का होता है और उसका हजम बढ़ता है। कसाफत बर्फ़ की कम होती है, इसलिए उसके टुकड़े पानी में तैरते हैं। पानी की कसाफत, शय का हजम और उसकी कमियत का आपस में ताल्लुक़। किसी एक शय के ज़रिए घेरी हुई जगह यानी उसका हजम, शय में मादे की मकदार यानी उसकी कमियत। अब कसाफत का ज़ाब्ता ये है, कसाफत मसावी है कमियत बटे हजम। कमियत ग्राम में और हजम मुकब सेंटीमीटर में नापते हैं। इसे भी अंडरलाइन कीजिए आप, ये बहुत अहम इकाई है कि कमियत को ग्राम में और हजम को मुकब सेंटीमीटर में नापा जाता है। कसाफत मसावी है ग्राम बटे मुकब सम। इस तरह कसाफत की इकाई ग्राम फी मुकब सेंटीमीटर है। 1 लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है, यानी पानी की कसाफत कितनी होगी ये हमको मालूम करना है। यहाँ पर आपको पानी की कमियत दी हुई है और उसकी कसाफत मालूम करना है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये आपको हमेशा काम आएगा। यहाँ तक कि आप अगर आला तालीम हासिल करें या कोई मुकाबला जाती इम्तिहान दे तो तब भी आपको उसमें इसके सवालात आते हैं। ये है पानी का खिलाफ मामूल रवैया, यानी कि जो रवैया नॉर्मल वाटर हमारा होता है उसका जो बर्ताव होता है ये उसके मामूल के ख़िलाफ़, उसका अपोजिट हम कह सकते हैं उसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
عام طور پر مادے کا درجہ حرارت کم کرنے پر اسی کثافت بڑھتی ہے اور حجم کم ہوتا ہے، لیکن پانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ گلاس بھر پانی 5 تا 10 منٹ فریزر میں رکھیے، کچھ دیر بعد اس کو گلاس کو نکالیے اور بغور مشاہدہ کیجیے پانی کے منجمد ہونے کی ابتدا کہاں اور کون سی سمت میں ہوئی۔ یہ پانی کی کثافت کی انفرادیت ہے۔ عام درجہ حرارت پر پانی ٹھنڈا ہونے لگے تو عام مائعات کی طرح اسی کثافت بڑھتی ہے، لیکن 4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پر پانی کی کثافت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور 4 درجہ سیلسیس کے پانی کا درجہ حرارت کم کیا جائے تو اس کی کثافت میں کمی ہو کر حجم بڑھتا ہے، یعنی 4 درجہ سیلسیس سے درجہ حرارت کم ہوتا جائے تو پانی پھیلتا ہے۔ اسے ہی پانی کا خلاف معمول رویہ کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب برف بنائی جاتی ہے تو وہ پانی 4 ڈگری سے نیچے جیسے درجہ حرارت اترتا ہے وہ پانی پھیلنے لگتا ہے اور پھر پھیل کر برف بنتا ہے۔ 2 بڑے گلاس لیجئے، ان میں پانی ڈالیے، ایک گلاس پانی میں 4-5 چمچے نمک ڈال کر پوری طرح حل کیجئے۔ دوسرے گلاس کے پانی میں ایک آلو ڈالیے، آلو پانی میں ڈوب جائے گا، آلو کو اس گلاس میں سے نکال کر نمکین پانی میں ڈالیے اور مشاہدہ کیجئے۔ نمک پانی میں ڈالنے سے اس گلاس کے پانی کی کثافت بڑھ جاتی ہے، اس بڑھی ہوئی کثافت کی وجہ سے آلو پانی میں تیرنے لگا۔ کنویں یا تالاب کے پانی میں تیرنے کی بنسبت سمندر میں تیرنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ درجے بالا عمل میں گلاس کے پانی میں نمک ڈالنے پر وہ حل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نظر نہیں آتا۔ نمک کا نظر نہ آنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی نمک جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ نمک پانی میں حل ہو گیا ہے، یعنی کہ پانی میں حل ہوتے وقت نمک کے ذرات اس میں پھیل جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، آخر میں وہ اتنے مہین ہو جاتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، وہ پوری طرح پانی میں مل جاتے ہیں۔ اسی کو حل ہونا کہتے ہیں، اسے بھی آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ اسی کو حل ہونا کہتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ سمندر کے پانی میں تیرنا کیوں آسان ہوتا ہے، اس کی جواب یہ ہوگا کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور نمک ملے ہوئے پانی کی کثافت بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس میں جو بھی جسم ہوتا ہے وہ تیرنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے منحل، جو شے حل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے نمک ملایا تھا وہ نمک منحل ہے۔ محلل، جس شے میں منحل حل ہوتا ہے وہ محلل یعنی کہ پانی، اور محلول، جب منحل اور محلل میں پوری طرح حل ہو جاتا ہے تب وہ محلول بنتا ہے۔ اسے بھی آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، یہ تینوں نام منحل، محلل اور محلول۔ پانی کی خصوصیت کی بنا پر پانی کا استعمال۔ پانی کی سیلانیت کی وجہ سے اس کا استعمال بحری سفر میں ہوتا ہے۔ بلندی سے نیچے گرنے والے پانی کا استعمال کر کے جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پانی ایک اچھا تبریدی مائع ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کے ریڈیٹر میں انجن کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پانی میں کئی قسم کی اشیاء حل ہوتی ہیں۔ پانی ایک آفاقی محلل ہے۔ محلل کے طور پر اس کا استعمال کارخانوں، تجربہ گاہوں، غذائی اشیاء، جسم کے اندر ہونے والے ہاضمے کے عمل، اخراج وغیرہ جیسے کئی حیاتی افعال میں ہوتا ہے۔ غسل کرنے، کپڑے دھونے، برتن دھونے وغیرہ کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے پانی کی استعمال خصوصیت کی بنا پر۔ ویسے تو اس کا استعمال آپ جانتے ہیں روزمرہ زندگی میں، لیکن کچھ خصوصیت کی وجہ سے خاص طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے ہم نے یہاں وہ دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تیسری قدرتی دولت، مٹی کی خصوصیت، پراپرٹیز آف سوئل۔ رنگ مٹی کی اہم خصوصیت ہے۔ کئی عمل کے نتیجے میں مٹی کو رنگ حاصل ہوتا ہے۔ زمین کے سطحی حصے کی مٹی کا رنگ نیچے کی تہہ کی مٹی کے رنگ سے گہرا ہوتا ہے۔ مٹی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، جیسے کالی، لال، سرخی مائل، زرد، خاکی وغیرہ۔ مٹی کا رنگ زمین کی درجہ بندی میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال زمین کی خصوصیات کی معلومات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس طرح مٹی کے رنگ کی بنیاد پر اس کے معیار، زرخیزی، پانی کا رساؤ اور اسے روکے رکھنے کی صلاحیت وغیرہ کے تعلق سے وضاحت ہوتی ہے۔ مٹی کا رنگ اس کی ساخت، حیاتی اجزاء، اس طرح لوہا، چونا جیسے کیمیائی اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک تجربہ کرنا ہے۔ دیکھیے ضروری اشیاء لگیں گی اس کے لیے: 3 پیمائشی استوانے، کانچ کی 3 خیفے، جاذب کاغذ، پانی، باریک ریت، موٹی ریت، گملے کی مٹی وغیرہ۔ یہ عمل آپ مدرسہ کھلنے کے بعد انشاءاللہ اپنے استاد کی نگرانی میں ضرور کریے۔ تینوں خیفوں میں جاذب کاغذ رکھیے۔ اب خیف الف میں باریک ریت، بے میں ریتیلی مٹی اور جیم میں گملے سے لی ہوئی چکنی مٹی مساوی مقدار میں ڈالیے۔ ہر خیف میں یکساں مقدار میں پانی ڈالیے اور دیکھیے کہ پیمائشی استوانے میں کتنا پانی جمع ہوتا ہے۔ اس مشاہدے سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟
यानी जमा होने वाला पानी देखते हैं हम कौन सी मिट्टी में पानी रोकने की सलाहियत ज़्यादा होती है। मिट्टी की तरकीब, सॉइल टेक्सचर। मिट्टी में मुख्तलिफ जिसामत के ज़रात के तनासुब पर मिट्टी की साख तय पाती है। इस बिना पर मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल। रेतीली मिट्टी में रेत के बड़े बड़े ज़रात का तनासुब ज़्यादा होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रख़ेज़ होती है, इसमें से पानी बह जाता है। ऐसी मिट्टी में हल चलाना बहुत आसान होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रख़ेज़ होती है क्योंकि इसके ज़रात सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे मादनी शय से बनते हैं। ये पानी में हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने की सलाहियत नहायत कम होती है। यानी रेतीली मिट्टी में ज़रख़ेज़ी कम होती है। अब आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट करना है। आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ पे पहले फेविकॉल लगाना है और फिर उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी छिड़क देना है और इस तरह ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। रेतीली मिट्टी यानी पूरा फेविकॉल लगाएंगे और उस पर पूरी रेतीली मिट्टी छिड़क देंगे और जब उसे झटकेंगे आप तो वो पूरी चिपक कर मतलब उसका एक फ्रेम तैयार हो जाएगा रेतीली मिट्टी का। फिर उसे आप अपनी कॉपी में या प्रोजेक्ट बुक में चिपकाइए। लूम मिट्टी यानी कि स्लिट सॉइल। इस मिट्टी के में ज़र्रात की जसामत औसत होती है। इसमें रेतीली ज़मीन की तरह हल चलाना आसान नहीं होता, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्क़त करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। इस मिट्टी में बारीक ज़र्रात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी के ज़र्रात को छूने पर वो मुलायम महसूस होते हैं। इसमें पानी को रोकने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। मिट्टी की साख, सॉइल स्ट्रक्चर। मिट्टी के ज़र्रात की शक्लों के लिहाज से सुतूनुमा, परतदार, दानादार ज़र्रात से ढीलों की शक्ल में मिट्टी बनती है। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। मिट्टी के ज़र्रात में यानी कि सुतूनुमा, परतदार और इसके दानादार ज़र्रात से मिट्टी बनती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मिट्टी की साख्त किस तरीके से है। पहले चट्टान है, फिर उसके बाद पतली चट्टानें हैं, फिर उसके बाद कंकर पत्थर और इस तरीके से मिट्टी वजूद में आती है। ज़मीन की साख्त की अहमियत। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मिट्टी की साख्त पर मुनहसिर होती है। मिट्टी की साख्त बेहतर होने से ज़ेल के फ़ायदे हासिल होते हैं। जड़ों को मुनासिब मक़दार में ऑक्सीजन हासिल होती है। पानी का रिसाव अच्छी तरह होता है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती है। अब हम देखेंगे मिट्टी का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ सॉइल। सबसे पहला है नबातात की हिफाजत। नबातात की नशोनुमा करना मिट्टी के ज़रिए ये मुमकिन होता है। आबी वसाइल, मिट्टी पानी को रोके रखती है, इसलिए बंद तालाब के ज़रिए हमें 12 महीने पानी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तशक्कुल, मिट्टी को जैसी चाहे शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खुसूसियत को तशक्कुल कहते हैं। इस खुसूसियत की वजह से हम मिट्टी के मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें बना सकते हैं। इनको तपाकर मजबूती पैदा कर सकते हैं, मसलन मटके, रंजन, चिराग, मूर्तियाँ, ईंट वगैरह। मिट्टी की अक़साम। चीनी मिट्टी, केओलिन, ये सफ़ेद रंग की होती है। इससे कप, तश्तरियाँ, हमाम के फ़र्श, टंकियाँ, तजुर्बा गाह के आलात, मुखौटे, मर्तबान वगैरह बनाए जाते हैं। मिट्टी की अक़साम का जो प्रोजेक्ट आप करेंगे, आप उसमें इन मिट्टियों को भी शामिल कर सकते हैं। शालो मिट्टी, ये सफ़ेदी माइल होती है, पुतले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। ये हम इसे POP भी कह सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको शालो मिट्टी ना मिले तो आप POP भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे मूर्तियाँ वगैरह बनाने का काम आजकल होता है। टेट्राकोटा, इस मिट्टी से गमले या नुमाइशी चीज़ें बनाई जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी, ये ज़ेब व ज़ीनत की अशिया में इस्तेमाल की जाती है। यह तो आपको बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी मुल्तानी मिट्टी, तो इन मिट्टी को भी आप प्रोजेक्ट में अपने लगाइए। चीनी मिट्टी, केओलिनाइट नामी एक किस्म की मादनी शय है। ये चीन में पाई जाती है, इसलिए इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को हरारत पहुंचाने पर इसमें चमक और सख्ती पैदा होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हैं बोन चाइना के आप कप्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं और सख्त होते हैं, वो जल्दी नहीं टूटते, इसीलिए वो ये शय से बनाई जाती है। मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग। मिट्टी की जांच करने से ज़मीन के मुख्तलिफ अज्जा के ताल्लुक से मालूमात हासिल होती है। मिट्टी का रंग, बनावट, नेस, इसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम होता है। मिट्टी में कौन से अज्जा की कमी है, इसे दूर करने के लिए की जाने वाली तदाबीर की मनसूबाबंदी के लिए मिट्टी की जाँच होती है। अब देखिए, ऐसा हुआ है कि डेनमार्क के साइंसदान सोरनेस ने हाइड्रोजन की आयन की क़ुव्वत पर मुनहसिर pH का तयन किया। मिट्टी के तादुलीपन को वाज़े करने के लिए पानी और मिट्टी को 1:2 की निस्बत में मिलाकर मुख्तलिफ किस्म के मुज़ाहिर की मदद से जांच की जाती है। इस लिहाज से मिट्टी की 3 किस्में बताई हैं उन्होंने, यानी तेज़ाबी मिट्टी जिसका pH लेवल 6.5 से कम हो, मोतदिल मिट्टी जिसका pH लेवल जो है 6.5 से 7.5 तक हो, और असासी मिट्टी यानी जिसका pH लेवल 7.5 से ज़्यादा हो।
मिट्टी की जांच के लिए जमा किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिन तक खुली जगह पर रखकर खुश्क करें। इसे धूप में ना रखें। बाद में इसे छलनी के जरिए छान लें। मिट्टी की खुसूसियत वाजे होने के लिए पीएच और बरगुजारी इन दोनों जांच का खास तौर पर इस्तेमाल होता है। इस जुमले को भी आप अंडरलाइन करें कि मिट्टी की जांच करने के लिए पीएच और बरगुजारी ये दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पर आप अपने खेत की मिट्टी की जरखेज़ी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए मिट्टी की जरखेज़ी कम होने की वजूहात। मिट्टी का पीएच 6 से कम या 8 से ज़्यादा, नामियाती मादों की तनासुब की कमी, ज़मीन से पानी का अखराज ना होना, मुसलसिल एक ही फसल लगाना, मुसलसिल खारे पानी का इस्तेमाल, कीमियाई खादों और हशरात कुश दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, ये तमाम वजूहात हैं मिट्टी की जरखेज़ी कम करने की। अब देखिए बैनुल अक़वामी यौम मिट्टी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन मिट्टी की हिफाजत के लिए कोशिशें कीजिए और आप भी अपने मदरसे में 5 दिसंबर को बैनुल अक़वामी यौम मिट्टी ज़रूर। इसे हमेशा जहन में रखें। कीमियाई खादें ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाएँ तो ज़मीन की साख्त बिगड़ती है और ज़मीन बीज बोने के काबिल नहीं रहती। ज़मीन की जरखेज़ी बरकरार रखने के लिए फसलें बदल बदल कर लगाएं। मसलन गेहूं की फसल निकालने के बाद ज़मीन की जरखेज़ी कम हो जाती है। इसके बाद मूंगफली और मूंग मटकी, मटर, अरहर, चना, सोयाबीन जैसी फसलें, फलीदार फसलें लगाएं जिसकी वजह से ज़मीन की जरखेज़ी की कमी का अजाला होता है। यहाँ ये सबक आपका मुकम्मल होता है। इस सबक के सवाल जवाब की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख के हल कर सकते हैं। अगले सबक की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें।